हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक। और आज जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि जे थॉमसन ने किस तरीके से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया, हम लोगों ने ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से देख ली थी। अब हम लोग ये देखने वाले हैं आज इस एपिसोड में कि जे थॉमसन ने ऐसा क्यों सोचा कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो उनकी बेइज्जती होने का कारण उनको ये लगा कि जब कभी भी कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को करता है तो दुनिया उनसे उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में पूछती है। तो जे थॉमसन ने जैसे ही कैथोड रे ट्यूब बनाई, जैसे ही कैथोड रे ट्यूब के अंदर उन्होंने वो फ्लोरोसेंस जनरेट किया, उनसे ये पूछा जाने लगा कि ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। माना कि ये साइंटिफिक फिनोमिनन है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। और इसीलिए सर जे थॉमसन ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे। तो इसलिए हम लोग वापस से सर जे थॉमसन का जो स्ट्रक्चर ऑफ कैथोड रे ट्यूब था, हम वापस से उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आप लोग भी इसे देखते रहिए। यहाँ पर सक्शन पंप था। सबसे पहले बेटा उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करा। क्यों भगवान का शुक्रिया अदा करा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि सर जे थॉमसन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे वर्क कर रहे थे वो था 10,000 वोल्ट्स। अब वो 10,000 वोल्ट्स क्यों था? क्योंकि कैथोड और एनोड के बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। जो माइकल फराडे के एक्सपेरिमेंट में 1 मीटर था, उन्होंने भी लगभग उसको 30 सेंटीमीटर के आसपास कर दिया था। तो अब उन्होंने सोचा कि इतने हाई वोल्टेज पर अगर मैं काम करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा या मैं मर सकता हूं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका पोटेंशियल कम करूं तो फिर एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में यानी कैथोड और एनोड के बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम करते करते 10 सेंटीमीटर्स तक ले आए। 10 सेंटीमीटर उन्होंने लोवेस्ट रखा और ये जो पोटेंशियल था ये भी बहुत कम हो गया, कंट्रोल के अंदर आ गया। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सब भी ध्यान रखेंगे कि जे थॉमसन सर ने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो था वो गैप कम कर दिया। जैसा मैंने आपसे कहा था, इनका ये जो एनोड था ये परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छेद थे। तो अब इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बैटरी जो थी वो छोटी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अब कम हो गया है। वी ऑल नो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कैथोड, क्योंकि इस पर कैटायंस अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा एनोड। और यहाँ पर हम लोगों ने पूरी ट्यूब के अंदर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग हमें फ्लोरोसेंस प्रोवाइड कर रही थी। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या सिखाया था आप लोगों को? फ्लोरोसेंस का मतलब सिखाया था मैंने चमक। तो ना चमक कहाँ दिख रही थी? चमक कहाँ दिख रही थी? तो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर करके देखा। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर करके देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया फ्लोरोसेंस उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। जो फ्लोरोसेंस जो लाइट चमक रही है वो बेसिकली उन्हें एनोड के पीछे दिखाई दे रही है। अब एक बात सोचो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस तरीके से, तो ये देखो, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी शैडो दिख रही है आपको? यहाँ पर मेरी शैडो दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस रूम में वहाँ पर लाइट है। तो लाइट वहाँ से निकली, मेरी बॉडी से टकराई और पीछे उसने मेरे शैडो बनाए। समझ रहे हो? तो अगर मैंने इस लाइट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया तो मेरे पीछे शैडो बनेगी।
ठीक उसी तरह अगर फ्लोरोसेंस यहां पर चमक रहा है, दैट मीन्स जरूर कुछ ऐसी चीज है जो कैथोड से निकलकर एनोड तक जा रही होगी, और एनोड में जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को पार करके इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकरा रही होगी। यहां पर ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराने की वजह से फ्लोरोसेंस निकल रहा होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात हमें बताई कि ये जो स्पार्क आप लोगों को मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, मतलब देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इन्होंने सबसे पहला नाम हमें यही दे दिया, दैट द रेस इज कॉल्ड एज कैथोड रेस। क्यों? क्योंकि जो रेस कैथोड से निकल रही है, इसलिए इसको नाम पड़ गया कैथोड रेस। तो द रेस कमिंग फ्रॉम कैथोड इज कॉल्ड एज कैथोड रेस। क्या बोलेंगे इनको प्यारे बच्चों? कैथोड रेस, क्योंकि ये कहां से निकल रही है? कैथोड से निकल रही है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, दैट दीज रेस आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, कैथोड से निकल रही है और एनोड तक जा रही है। और एनोड में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये जो परफोरेशंस हैं, इन परफोरेशंस को पार करके ये यहाँ पर जिंक सल्फाइड पर हिट कर रही है, और हिट करने की वजह से आपको यहाँ पर फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं? अब इन्होंने सोचा स्पार्क निकल रहा है, तो क्यों ना एक बार इसके इस बात को और क्लियर कर लिया जाए कि क्या सच में ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रही है। तो इनके गले में, क्योंकि ये क्रिश्चियन थे और भगवान को मानते थे, इनके गले में एक इस तरीके का क्रॉस था। आपने क्रिश्चियंस के गले में देखा होगा, जीसस क्राइस्ट का लॉकेट होता है। तो इस तरीके का यहाँ पर एक लॉकेट जो था, इन्होंने क्या करा, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक लॉकेट रख दिया इस तरीके का। ये इस तरीके का इन्होंने यहां पर एक लॉकेट रख दिया। अब फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, रेज निकली। अब ये जो लॉकेट था, इस लॉकेट से रेस टकराई। अब आप खुद देख रहे हो, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी रेस, लाइट की रेस मुझसे टकराकर वापस चली गई और पीछे शैडो बन गई। ठीक उसी तरह यहां पर भी इस परफोरेटेड कैथोड के ऊपर मैंने परफोरेशन रब करे हैं। क्यों रब करे? ताकि मैं आपको इसकी शैडो दिखा सकूं। यहां पर इन्हें एक शैडो दिखाई पड़ी, तो इस शैडो से ये बात पक्की हो गई कि कोई रेस है जो कैथोड से निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है। इसीलिए इनका नाम कैथोड रेस रखना भी सही है। और क्योंकि लाइट की वजह से शैडो बनता है और यहां पर भी शैडो बनता है, तो लाइट हमेशा सीधे रास्ते चलती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, कभी अपने रास्ते से ऐसे डिविएट नहीं करती। इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि ये जो आपकी कैथोड रेज है, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये लाइट है, तो हम लोग सब जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने फोर्थ पॉइंट यहां पर हमें मेंशन करके बता दिया दैट दिस कैथोड रेस मूव्स with the speed of light, डेफिनेटली ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तभी आपको यहां पर इतना तेज प्रकाश, इतनी तेज रोशनी यहां पर दिखाई पड़ती है। तो क्या ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? क्या इन 4 पॉइंट्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, डन। अब अपन इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पर अब डिस्कस करते हैं। देखो, अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने एक बात सोची
कि ये जो अपनी कैथोड रे ट्यूब है, इसमें ये जो रेज निकल रही है, ये जो रेज निकल रही है, क्या इनके अंदर कोई मास है? क्योंकि अभी एक बात समझो, ये जो लाइट अपने रूम में या जो सनलाइट जो हम तक पहुंचती है, इसके अंदर कोई मास नहीं है बेटा। आपको इसके अंदर कोई मास नहीं दिखेगा। जब आप तेज धूप में बाहर जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी पर कोई कंकर की तरह चीजें हिट कर रही है या आपको कोई जोरदार तरीके से मार रहा है। तो क्या ये जो रेज यहां से निकल रही हैं, क्या इनके अंदर कोई मास है? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने वो चक्के से फर्री देखी है? फर्री जो 26 जनवरी 15 अगस्त को अपन जब जाते हैं तो एक इस तरीके की फर्री मार्केट में मिलती है अपने झंडे के कलर की, ये, और वो इस तरीके की होती है, और जब हवा तेज़ चलती है तो हवा के डायरेक्शन में ये इस तरीके से गोल गोल घूमती है। वो एक विलन मूवी अगर हम लोगों ने देखी हो तो उसमें श्रद्धा कपूर बनाती है और ये इस तरीके से चक्के गोल गोल घूमती है। आपने अगर एक विलन मूवी देखी हो तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फर्रियाँ बनाती है ना। इस फर्री की खासियत क्या है? ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। फ्रिक्शनलेस मतलब हल्की सी अगर हवा भी चली तो ये घूमने लग जाएगा। लेकिन यहीं पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन ने यहाँ पर एक बैरियर लगाया और इस बैरियर के पीछे उन्होंने एक फ्रिक्शनलेस यहाँ पर एक पेडल बना दिया इस तरीके का। अब और एक चीज़ इमेजिन करो कि आपने कभी साइकिल चलाई है। साइकिल पे जब तक आप पेडल पर जोर नहीं मारोगे पेडल मूव नहीं करेगा। क्या उस पेडल को आप हवा में रख दोगे तो क्या वो घूमने लगेगा? नहीं। क्या अगर आप उस पेडल को धूप में रख दोगे तो घूमने लगेगा? नहीं। जब तक आप उस पर प्रेशर नहीं लगाओगे, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, वो मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स इस तरीके के पेडल्स को अगर मूव कराना है तो यहाँ पर आपको इन्हें एक ऐसे ऑब्जेक्ट से हिट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा जो इसे रोटेट कर सके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपको पत्थर मारूं तो आपको पत्थर से चोट लगेगी? जी हाँ, चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि पत्थर में मास है। समझ रहे हो? तो अगर जो रेज कैथोड से निकलकर एनोड तक जा रही है, इसमें मास है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने यहां पर एक पेडल रखा। अब जैसे रेज यहां से निकली, रेज ने जैसे इसको हिट करा, जैसे इसको हिट करा, ये पेडल तेजी से इस डायरेक्शन में घूमने लगा। पेडल तेजी से इस डायरेक्शन में घूमने लगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? पेडल इस तरीके से तेज 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 घूमने लगा। इसका मतलब ये बात फिक्स हो गई कि इन रेस के अंदर जरूर ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इतना मास है कि जब वो इस फ्रिक्शनलेस, जिसको बोलना चाहिए पेडल से टकराते हैं तो ये पेडल को घुमा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने हमें 5th पॉइंट बताया दैट कैथोड रेज कंटेन्स पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या थे? पार्टिकल्स दैट हैव मास। इनके पास मास है। अब एक बात और समझो, जिसके पास मास हो और जो वेलोसिटी रखता हो उसके पास मोमेंटम भी आ जाता है, बिकॉज वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बात प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर कैथोड रेज हैव मोमेंटम। कैथोड रेज के पास क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? अब इन पार्टिकल्स कैथोड रे के अंदर ये बात समझ में आ गई कि छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे और वही पार्टिकल्स की वजह से आपका ये जो पिस्टन था ये घूमने लगा। बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। लेकिन इन पार्टिकल्स का नेचर क्या है? इन पार्टिकल्स का नेचर क्या है? देखो,
एक बात तो ये फिक्स है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अगर ये रेज इसकी तरफ आ रही है मतलब पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात फिक्स है। पर क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। तो जे थॉमसन ने क्या करा, मैं कुछ चीजें रब कर दूं इस पे से, जैसे मैं ये फ्लोरोसेंस रब कर देता हूं, ये आप लोग समझ गए हो। ये ZNS में रब कर देता हूं, ये एनोड है ये मैं रब कर देता हूं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नाम मैं रब कर देता हूं, ये सब चीजें आपको पता है। तो जे थॉमसन सर ने क्या करा, यहां पर दो चार्ज प्लेट्स लगा दी, एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी और एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी, और इन मेटल की प्लेट्स को एक छोटी सी बैटरी से, कोई ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, छोटी सी बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस मेटल की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से रेज निकली, ये रेज यहाँ पर इनको पॉजिटिव चीज़ फील हुई, इसलिए ये डिविएट हो गई और डिविएट होकर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो गई। अब आप बोलोगे सर बेंट हो गई तो इनको दिखी कैसे, तो भूल क्यों रहे हो, पूरी ट्यूब में काहे की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहां पर होने की वजह से हमारे जे थॉमसन को यहां पर फ्लोरोसेंस दिखाई देने लगा। अब कैथोड रे ट्यूब यहां ना चमकते हुए यहां चमक देने लग गई, तो ये बात प्रूफ हो गई कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने की वजह से ये जो रेस थी इन पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेस, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड होने की वजह से ही इन कैथोड रेस में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स का साइन क्या होता है, ई के ऊपर माइनस। क्या इतनी चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या इतनी बात क्लियर हुई, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, वैसे नोट्स तो अवेलेबल हो ही गए हैं अपनी वेबसाइट, अपने एप्लीकेशन पर, सॉरी। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स चाहिए तो आप लोग अपने ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नोट्स ले सकते हो, और अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको इतनी चीज़ मैं यहाँ से मिटाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी और स्पेस की ज़रूरत है वापस से, और मैं ये डायग्राम को भी यहाँ पर थोड़ा सा रब करने की कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ पर एक नई चीज़ आपको और बतानी है क्योंकि, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ से फिर रब कर दिया। अब किसी भी पार्टिकल के पास मोमेंटम है, ये मैथमेटिकली तो प्रूव हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना ज़रूरी है। भाई क्या पता कि नहीं हो, मैथमेटिकली आ रहा हो पर रियलिटिकली नहीं आ रहा हो, तो उसको प्रूव करने के लिए जे थॉमसन ने एक चीज़ सोची। हमेशा ध्यान रखना बेटा, दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट ये सी शेप्ड मैग्नेट होता है। ये सी शेप्ड मैग्नेट दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने होता है, और हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? एक फ्लक्स डेवलप हो जाता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये सी हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट, यानी घोड़े का जो पैर होता है उस पर जो नाल लगाई जाती है, घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं, ये उस शेप का मैग्नेट होता है। तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ पता करी गई कि अगर किसी पार्टिकल के पास या बॉडी के पास मोमेंटम होता है और बहुत तेज मोमेंटम होता है, तो वो जैसे इस सी शेप्ड मैग्नेट के फ्लक्स में अगर वो आएगा तो वो अपने रास्ते से डिविएट होके इधर उधर निकल जाएगा। तो ये पार्टिकल आया, फ्लक्स में फंसा, डिविएट हो गया, पार्टिकल आया, फ्लक्स में पड़ा, डिविएट हो गया, पार्टिकल आया, फ्लक्स में पड़ा और डिविएट हो गया, पार्टिकल आया, फ्लक्स में पड़ा और डिविएट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके कैथोड रे के पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास मोमेंटम है, अगर ये बात फिक्स है, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट में डिविएशन शो करना चाहिए। इसीलिए यहां पर क्या किया गया, एक बड़ा सा
हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया गया। ये इसका नॉर्थ पोल रखा गया, ये इसका साउथ पोल रखा गया और इसके बीच में यहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये इस तरीके से डिविएट हो गए। अब ये क्या 3 डायमेंशनली डिविएट हो रहे हैं, आपको बस ये समझना है कि ये डिविएट हो गए। और ये कैसे डिविएट हुए, ये रॉड से बाहर आने की इन्होंने कोशिश करी, इस तरीके से रॉड से ये फ्लक्स से डिविएट हुए और इस तरीके से कैथोड रे से बाहर आने की कोशिश करी। तो ये यहां पर कैथोड रे अब इधर चमकने लगी, इधर की जगह इधर चमकने लगी। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं और मोमेंटम होने की वजह से ये अपने पोजीशन से, अपने पाथ से डिविएट हो गए। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दैट द इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रे ट्यूब्स, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं, द कैथोड रे ट्यूब नहीं, सॉरी, द कैथोड रेज travels with the speed of light and carries momentum, therefore they deviated in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स में वो डिविएट हो गए। तो बच्चों इतना सारा उन्होंने वर्क करा, इतना सारा उन्होंने कैथोड रे पर काम करा और उसके बाद उनके नाम के आगे सर लगा। समझ में आई बात आपको? तो आप देख रहे हो कितनी मेहनत करी सर जे थॉमसन ने, बहुत मेहनत करी एंड फाइनली ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। ये बात है 1898 से 1900 के बीच में। मैं ये रेंज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर मेंशन है। अब आजकल जेई और नीट में ईयर वीयर कोई नहीं पूछता, आपके नॉलेज के लिए, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बढ़ा रहा हूं। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? सर जे थॉमसन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? क्या जे थॉमसन का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स की सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? पक्की बात? ठीक है। अब इतना होने के बाद हम लोग सुनेंगे सर जे थॉमसन की पोपट होने की कहानी। पोपट मतलब कि अब उनकी थोड़ी सी उड़ाई गई। उनके दोस्त जो उनसे जलते थे, उन्होंने सोचा कि इतना काम तो कर लिया लेकिन इसकी अपन कुछ कमी तो निकालें। तो अपन देखेंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से जे थॉमसन की कमी निकाली गई। और सब अभी बता दूं तो अगले वीडियो को कौन देखेगा? चलो अभी इतना नोट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।